ऑल राइट। हाय एवरीवन। नहीं, आज एक हमारे सेकंड एक साथ सेकंड, ये फैन बंद हो सकता है ये ऑडियो रहने में? दो। ऑडियो में दिक्कत नहीं नहीं है? आएगा, नहीं आएगा। ठीक। बैठो बैठो। ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज हमारे साथ अंकित है, जो आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किए हैं। और आप में से भी बहुत लोग कॉलेज के साथ गेट एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम टारगेट करना चाहती हो। अभी के टाइम पे डेटा साइंस एआई का पेपर लॉन्च किया गया है आईएससी के थ्रू, तो आप उसके भी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। तो मेरे हिसाब से एक ही इंसान आपको गेट एग्ज़ाम के बारे में, कॉलेज के साथ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ईएससी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आईआईटी के प्लेसमेंट का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में आपको पहली बार सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अंकित, मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक करके अपने सारे अचीवमेंट्स शेयर करो कि तुमने कब गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तुम्हारा कितना अटेम्प्ट्स रहा है, लोगों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा, और तुमने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, पीएसयूज़ क्रैक किए हैं, और अब तुम क्या करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स प्रतीक भैया फॉर इनवाइटिंग मी। और मतलब वी बीन फ्रेंड्स फॉर क्वाइट अ वाइल। मेरा नाम अंकित है और मैं बहुत ही छोटे डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग से आता हूँ। और मैंने 2019 के कोविड लॉकडाउन में, जब मैं थर्ड ईयर में ही था, तो वहाँ पे मैंने, उसके पहले मुझे प्रोग्रामिंग की कंपनीज में जाना था। पर जब कोविड के लॉकडाउन लगा था तो मैं घर पे गया था, तो वहाँ से ये गेट वाला सीन चालू हुआ, क्योंकि जब कोविड के लॉकडाउन्स हो गए थे तो सारे कॉलेज ऑनलाइन हो गए थे। तो मेरे पास काफ़ी खाली समय हो गया था। तो उस समय मैं पर्टिकुलरली बहुत फोकस करने लगा था कि मतलब मैं एक्सप्लोर करने लगा था अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि कॉलेज में जब आप होते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पेयर पे नहीं होता। पर अब जब घर पे थे, कोविड पे थे, सब घर पे थे, ऑनलाइन हो गई थी स्टडीज, तो और उस समय ट्रांजिएंट फेज था, तो कॉलेज को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो उस समय में मैंने वो खाली टाइम को यूटिलाइज किया अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। तो मुझे समझ में आया कि गेट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है मास्टर्स करने के लिए, एज वेल एज मल्टीपल पीएसयूज में जाने के लिए। और साइमल्टेनियसली मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी उसी टाइम नॉलेज हुआ, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, तो उससे भी क्लास वन ऑफिसर्स बनते हैं। तो मैं उस समय फिर थोड़े टाइम के लिए प्रोग्रामिंग को साइड में रख के और उसे एक्सप्लोर करना चाहा। फिर वो मैंने बस शुरू में एज एन मतलब एंजॉय करने के लिए उसको शुरू किया था, पर ओवर द टाइम वो धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, और फिर उसको धीरे 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 मैंने मतलब बुक्स पढ़ना चालू किया। और वो गेट की जर्नी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है कि आप पढ़ना चालू करते हो, फिर वो इंटरेस्ट जगने लगता है, फिर धीरे धीरे मैंने गेट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में था, जब मैं फोर्थ ईयर अपने बैच में, मतलब कॉलेज में ही था। तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 29 हासिल किया था। और फिर उसके जस्ट बाद फिर पीएसयू के कॉल्स आने लगते हैं फोर्थ ईयर में ही, तो फिर मैंने प्लेसमेंट्स छोड़ दी थी। और उसके बाद मैंने मल्टीपल पीएसयूज जैसे ओएनजीसी हो गया, फिर गेल हो गया, नालको हो गया, इसरो हो गया, और सेल हो गया, मैंने वो पीएसयूज क्लियर की। फिर मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ तक मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स भी क्लियर हो गए थे। इंजीनियरिंग सर्विस भी एग्ज़ाम आपने लिखा मतलब। या उसी दौरान मैंने यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज भी एग्जाम लिखी थी, क्योंकि आप जब गेट की तैयारी करते हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या, जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें जो टेक्निकल सेक्शन है वो मोर और लेस गेट होता है, बस उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं जो कि काफी इजी होते हैं। तो मैं फिर उसको भी क्लियर किया प्रीलिम्स को। और तब तक मुझे पता नहीं था कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती उस समय। पर मैं फोर्थ ईयर था और मैं बस पढ़ाई पे ध्यान दिया था, मतलब उस समय में ऐसा नहीं था कि मुझे रैंक लाना है, टॉप रैंक लाना है, इंडिया में टॉप रैंक लाना है बस। लेकिन इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अलग अलग डोमेन्स को फॉलो करना है। फिर मैं जब फोर्थ ईयर वहां पे हुआ, तब तक मैंने मेंस पे पढ़ाई की और मेंस क्लियर किया यूपीएससी का। उसके बाद मैं मेरी गेट के रिजल्ट के थ्रू मैंने मैंने मल्टीपल पीएसयूज थे, पर मैंने मास्टर्स करना काफी सही समझा। मुझे मेरी वो पर्सनली मतलब एम था कि मुझे मास्टर्स पढ़ना था, क्योंकि मेरा वो पुराना रह गया था कि मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे वो कोविड की वजह से छोड़ना पड़ गया था। तो मुझे मास्टर्स बस इसलिए करना था ताकि मुझे वो फिर से प्रोग्रामिंग करना मशीन है। लर्निंग और एआई पे प्रोग्रामिंग करनी थी। और वो मतलब जिसे बोल सकते हो कि आप मतलब मेरी शादी गवर्नमेंट में हो गई है, लेकिन प्यार हमेशा से प्रोग्रामिंग से था। तो फिर मैं वापस मास्टर्स करने आया।
और यहाँ पे मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और एनएलपी के सब्जेक्ट्स लिए और फिर उसको पढ़ाई की, और मैं अभी 2024 में ग्रेजुएट होऊंगा उससे, मास्टर्स से। और आपकी ब्रांच आपने बताई नहीं है। हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया है, और फिर मास्टर्स मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है, जो कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लेने के लिए अलाउ करती है। वो एकमात्र ब्रांच है आईआईटी बॉम्बे में खास करके। तो मैंने उसके थ्रू मल्टीपल सीएस के कोर्सेज लिए, और या ब्रांच वही थी, और उसमें मैंने अलग अलग डोमेन्स को फॉलो किया, और मैंने प्रोफाइल कंप्यूटर विजन में बनाई। कैसा है कि इलेक्ट्रिकल एक कोर ब्रांच है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि हमें अपनी इंजीनियरिंग हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कर रहे हैं। आपने तो ईएससी का भी सिलेबस ख़त्म कर दिया था, और आपने मेंस भी क्लियर कर दिया है, आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया था मेरे हिसाब से आईआईटी बॉम्बे के सेमेस्टर के टाइम ही। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, हम मैकेनिकल ब्रांच से हैं, जैसे कि आपका दोस्त भी वहाँ पे बैठा है, वो भी मैकेनिकल ब्रांच से है, तो उन्होंने भी डेटा साइंस एआई की तरफ अपना डायरेक्शन दिया है करियर को, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है एआई और मशीन लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना अगर आप किसी दूसरे ब्रांच को कंप्यूटर साइंस के अलावा? मीन्स राइट नाउ ऑल आई कैन से इज कि मतलब ब्रांच इज नॉट अ बैरियर इफ यू आर ट्रूली, आपको जो पढ़ना है तो। और मास्टर्स में खास करके आईआईटीज जिस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लेने की छूट देते हैं, दैट इज ट्रूली फेनोमेनल। तो आपको वो बस देखना पड़ेगा कि आपको रियल में क्या एक्साइट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब एक्साइट नहीं करेगा तो आईआईटी के सब्जेक्ट्स और कोर्स वर्क इतने टफ हो जाते हैं कि आप उसको बिना, मैंने बोला ना कि जब तक प्यार नहीं होगा तब तक वो सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो और ब्रांच इज मींस दीज डेज ब्रांच इज जस्ट फॉर क्रेडिट्स। मतलब आप इंटरडिसिप्लिनरी जा सकते हो, और एज सर पॉइंटेड आउट कि मेरा दोस्त सिविल से है, लेकिन उसने मशीन लर्निंग में अभी अपने ब्रांच में सबसे ज्यादा पैकेज लिया है। तो ब्रांच इज नॉट अ ऑब्स्टिकल दीज डेज, आई गेस। तो मैं भी डायरेक्टली इस पार्ट पे आता हूँ। आपको आईआईटी बॉम्बे का मास्टर्स प्रोग्राम किस तरीके का लगा था? जैसे आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मेरे हिसाब से इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैथमेटिकली है और कोडिंग रिलेटेड ही है, राइट। तो कितना हेक्टिक करिकुलम होता है स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर का? टू बी फ्रैंक, मतलब आईआईटी बॉम्बे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। आपको टोटल वो बोल देते हैं कि टोटल 11 कोर्सेज चूज करने हैं, और कुछ एमटीपी जो सेकेंड ईयर में आने होते हैं वो चूज करने हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज को खुद डिजाइन करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि वो जब मान लो वो बहुत रोबस्ट हो गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। रहा कि मास्टर्स रिलेवेंट है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी इंडिया में, जैसे मुझे जूनियर्स पूछते भी है कि भैया मुझे पीएसयू जाना चाहिए कि मास्टर्स जाना चाहिए, तो मैं उन्हें बताता भी हूँ कि मतलब बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा गाइड आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि आपको पीएसयू जाना चाहिए या फिर मास्टर्स जाना चाहिए, पर वो खुद दूसरा चीज कर रहे होते हैं, राइट। फिर मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि देखो, अभी अब मैं बोलूंगा कि पीएसयू जाओ, राइट, और मैं खुद ओएनजीसी छोड़ के मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं खुद हिपोक्रेट हूँ, राइट। तो मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि मास्टर्स करो। अब इफ योर फैमिली इज नॉट स्ट्रगलिंग इन द फाइनेंसेस अ लॉट, मतलब कर सकते हो, मतलब बेयर मिनिमम के साथ भी कर सकते हो, तो मास्टर्स करो। फ्यूचर इज मास्टर्स, और एज है, मास्टर्स करो, दैट्स बेस्ट। और कोर्स वर्क के बारे में बताऊं तो कोर्स वर्क हेक्टिक होता है, पर बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है। इतना नहीं हेक्टिक होता है कि मतलब आप कुछ और नहीं कर सकते। मैं खुद जब आईआईटी ज्वाइन किया था तो मेरा बस मेंस क्लियर हुआ हुआ था। मैंने पूरा यूपीएससी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन, जो कि नवंबर में उसका इंटरव्यू होता है, वो पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ किया था। तो इतना हेक्टिक नहीं होता है, बट लेकिन हाँ, आपको ग्रेड सफर करने पड़ेंगे, वो ट्रेड ऑफ्स होते हैं। दैट्स ऑल आई कैन से। और आप डेटा साइंस एआई को लेके क्या बताना चाहते हो? डेटा साइंस एआई को अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं? कैसे कि पहले के टाइम पे डेटा साइंस एआई के रिलेटेड हमारे यहाँ पे मास्टर्स के भी स्पेशलाइजेशंस नहीं होते थे। राइट। 2019 में शायद से आईआईटी हैदराबाद ने पहली बार किया था, आईएससी बैंगलोर ने 2021 में किया है। हाल ही में तो आईआईटी बॉम्बे ने भी अलग से रिसर्च ओरिएंटेड एमएस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो अभी कैसा है कि इंडिया में एआई के रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। इवन गेट का एक डेटा साइंस एआई का पेपर लॉन्च किया गया है,
जो मैंने हाल ही में इस इंटरव्यू से पहले आपसे शेयर किया राइट था। राइट राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल से कि मतलब दिस इज द एज ऑफ एआई, राइट? मतलब एवरीवन कैन सी कि जैसे जीपीटीज आ रहे हैं, जैसे अलग अलग विजन मॉडल्स आ रहे हैं जो कि आपके रियल टाइम डीप फेक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब दिस इज द एज ऑफ एआई, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारी जो मतलब लीग ऑफ द लीजेंड्स वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं दैट वी कॉल आईआईटीज, राइट, दैट हैव टू बी मूव फास्ट, क्योंकि वो ही फ्रंटियर है। मतलब बाकी जो हाँ इंजीनियरिंग हाँ। इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन्हीं को एस्पायर करती है, वो चेंज होंगे तभी बाकी चेंज होंगे। तो एंड 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 दैट स्कूल की वो चेंज होने के लिए रेडी हैं, मतलब बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं अपने आप को। तो जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो जो एआई मतलब गेट एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि दोज हु वांट टू गो रियली डीप इनटू एआई एंड एमएल, मींस आईआईटी बॉम्बे मेड अ सेपरेट ब्रांच फॉर इट। आईआईसी बैंगलोर ने, मतलब सारी हाँ, आईआईटीज मिलके ही बनाया मिल के फाइनली। बनाया है। तो मतलब और अभी तो गेट का एक स्पेसिफिक डोमेन हो गया है हाँ कि आपको उधर लेके चला जाएगा। हम्म एंड मतलब वो हमारे पास नहीं था, मतलब हम्म मुझे मेरे पास होता तो मैं उसको सेकंड पेपर से ऑप्ट कर देता, क्योंकि मुझे वही पढ़ना था। लेकिन हम लोग को वो इनडायरेक्ट वे से आना पड़ रहा था, राइट? आपको पहले पेपर दो, फिर कोई मतलब सब्जेक्ट्स लो, मतलब कोई डिसिप्लिन लो, और फिर आपको इंटर डिसिप्लिनरी जाके वो सब्जेक्ट लेना पड़ रहा था। और अभी वो एकदम डायरेक्ट हो गया। तो अभी के वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको बस एआई एमएल पे जाना है। एंड मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आर दीज डेज वांट्स ओनली दैट। मतलब अभी प्लेसमेंट सीजन खत्म ही हुए हैं दिसंबर में आईआईटी में। तो यू कैन सी कि जो दोज गाइज दोज वर्क रियली हार्ड फॉर आईआईएमएल्स आर गेटिंग मच मोर प्लेसमेंट्स देन एनी रेगुलर डेवलपर्स। जिन्होंने कुछ लोगों को तो मतलब 5 to 10 लाख की अपग्रेड बस इसलिए मिल गई क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट एमएल पे किया था और सीवी में बस एमएल लिखा हुआ था। कंपनी आर दैट मच हाइप्ड अप अबाउट इट कि आप बस एमएल में थोड़ा भी कर लिए तो आपको अपग्रेड मिल रहा है। मतलब 50 lakhs पर एनम था, वो 60 to 70 हो जा रहा है। आपने किया क्या है? बस वो कुछ उसके 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं या फिर 2-3 कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो दैट मच पीपल आर सीरियस अबाउट इट, दैट मच पीपल कंपनीज आर टू बी फ्रैंक सीरियस अबाउट इट कि वो उसको लेना चाह रहे हैं। तो और जैसे कि और वो जो सब्जेक्ट्स भी है, मतलब अभी सिलेबस भी है उसमें सिंपल वो नॉर्मल गेट के सब्जेक्ट्स हैं जो सीएस के लिए हैं, जैसे डीबीएमएस एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग्स हैं और एमएल और एनएलपी के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो वो मुझे लगता है कि एंड टू बी फ्रैंक दैट मस्ट बी इन अ बेबी फेज। और बेबी फेज में कोई पेपर होता है तो बहुत लोग उसको अपीयर नहीं करते, तो दैट लाइक बून फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाएगा उनके पास, जैसे क्योंकि बहुत लोगों को तो लग रहा है कि ये तो शायद से एक ऑप्शन है, इसे हम शायद से स्किप कर सकते हैं, हम तो अपनी ब्रांच को लेके सिर्फ अभी अभी भी सीरियस रहेंगे। पर ये नहीं समझ पा रहे कि शायद से अभी इस पेपर को बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे। इस पर इसका करियर भी है अभी बहुत ज़्यादा, मतलब अवेलेबल है, मतलब एक तरह से रिक्वायरमेंट है इंडिया में कि स्किल्ड एआई इंजीनियर्स कंपनीज चाहते हैं। तो एक रास्ता है जहाँ पे सैचुरेशन नहीं है, राइट जिसका अभी अभी अवेयरनेस स्टार्ट हुआ है। राइट तो यहाँ पे कंपटीशन भी उस लेवल का होगा नहीं, इवन यहाँ पे रिपीटर्स भी होंगे नहीं जो सालों साल इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, आप एज अ फ्रेशर compete किए हो, जो भी रिपीटर्स थे Right. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अभी तक किसी को एग्जैक्ट ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में हमें प्रिपेयर करना है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट का डायरेक्शन है एमएल और एआई को छोड़ के, क्योंकि वो बाकी गेट ब्रांचेस में आते थे। तो इसके बारे में भी आप बता, मतलब मैं बताते रहता हूँ, पर कैसा है कि तुम अभी आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हो राइट और मैं एक्स आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ, और तुमने डेटा साइंस एआई के प्लेसमेंट्स देखे हैं, तो तुम जब भी बताओगे इसका करियर, और मेरे हिसाब से आप ये भी शेयर कर सकते हो कि कितने ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आप देखते हो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स में, कैसा कि उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए है। कि कौन कौन से ब्रांच के लोग आते हैं? मीन्स फर्स्ट मतलब यू हैव आस्क्ड कि रिलेवेंसी, राइट? एआई और एमएल का रिलेवेंसी। तो मैं फिर से वो पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मतलब मुझे बाकी कॉलेजेस के पता ही नहीं है, पर आईआईटी बॉम्बे के तो स्टूडेंट्स सीवी में बस एआई एमएल लगा के 10 लाख से ऊपर पैकेज ले जा रहे हैं। दैट मच कंपनीज आर सीरियस अबाउट इट। और वो अभी बहुत बेबी फेज में है, कोई उधर जा नहीं रहा है। तो इफ यू स्टडी इट, मतलब वो बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है और उसको पढ़ के आप
क्लियर कर जाते हो तो यू कैन इजीली गेट अंडर 50 रैंक, और अंडर 50 रैंक इज लाइक गुड आईआईटीज, और गुड आईआईटीज में एआई एमएल इंजीनियर 2 years ahead will easily make up more than 50 lakhs per annum. मतलब इवन दैट्स लाइक आई एम सेइंग अबाउट मीडियम कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब कि जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं भी कर रहा है। आईआईटीज में आपको पढ़ना पड़ ही जाएगा, मतलब वो बोल नहीं सकते कि पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, पर दे विल मेक यू स्टडी। पर आप मीडियम कैटेगरी के स्टूडेंट भी हो तो 50 lakhs पर एनम बना लीजिएगा, तो दैट मच इट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो वो तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एआईएमएल, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ रखा है। तो अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं खुद क्यों पढ़ता, जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो चुका है और मैं फिर उसको पढ़ाई नहीं करता। लेकिन मुझे पीएसयूज में खुद भी हो चुका है, हम हाँ पीएसयूज की भी बातें करेंगे। हाँ, मेरी मल्टीपल पीएसयूज हो चुकी है मैं, और फिर कोई मतलब नहीं बनता मुझे यहाँ पढ़ने का, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर वही है। फ्यूचर वही है। मैं गवर्नमेंट में भी जाऊं तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू इंडिया, राइट, डिजिटल इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट रोबस्ट एज इट यूज टू बी, मतलब इट्स स्किल इंडिया, मतलब हम लोग को बहुत तेजी से ग्रो करना है एज ए गवर्नमेंट भी, एज ए इंडिया भी, राइट। तो एंड वी हैव टू मिक्स ऑल, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि जो कंपनीज वो स्पीड अप है वो गवर्नमेंट में भी लाना पड़ेगा। और टॉकिंग अबाउट द क्लास स्ट्रेंथ, मतलब यू कैन जस्ट सी कि इंटरडिसिप्लिनरी बच्चे कितना चाहते हैं उसको पढ़ना, कि वन ऑफ द कोर्सेज नेम इज इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग बाय अमित सेठी, मीन्स 600 to 700 people, students, I mean to say, takes that course every semester. 600 to 700 कोर्सेज, मतलब मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि जैसे बड़े वाले जो आइनॉक्स के थिएटर्स होते हैं उससे भी बड़ा हम लोग का एक लेक्चर हॉल है, LA101, यू नो दैट, राइट। LA101 इज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 300 people sit on the desk, many people sit on the aisles, many people sit on the stairs to just learn that subject. So that much people are, मतलब students of IITB are eager to study about it. So मतलब people other than IITs स्टडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से क्रेडिट करना चाहते हैं। हाँ, क्रेडिट्स देना चाहते हैं। क्रेडिट्स मतलब वही बताया ना मैं, सीवी में बस मतलब अमित सेठी सर से पढ़ा है उसको लेकर के 5 लाख का अपग्रेड ले रहे हैं। तो दैट मच एवरीवन इज एम्फसाइजिंग ऑन कि एमएल का वो बूस्ट है। मैंने जैसे कि मल्टीपल कोर्सेज मैंने भी एनरोल किया है मेरे टाइम पे, राइट। उसमें सिर्फ एक ही कोर्स था अमित सेट्टी का, जहाँ पे वो बताते थे कि अगर आप इस ब्रांच के इस ईयर के हो तो आपको शायद से इस कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए, Right. जो अभी शायद से पास आउट होने वाले हैं। मतलब इस लेवल पे लोग आना चाहते थे पर लोगों को सीट्स एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे मिल रहे हैं वहाँ पे। अभी भी वो अराउंड 900 स्टूडेंट्स एनरोल फॉर इट, पर वो मैंने बताया ना कि वो बड़े क्लासरूम में भी जगह नहीं है, तो सर कांट अकोमोडेट, तो उसको कम कर करके बाकी सब्जेक्ट्स जो बाकी ब्रांचेस एमएल के कोर्सेज, इंट्रोडक्टरी एमएल के कोर्सेज चलाते हैं उनमें ट्रांसफर कर करके वो कम करते हैं, और वो कम करके भी 600 आते हैं। तो 300 की ऑक्यूपेंसी वाले क्लास में आप 600 बच्चों को पढ़ा रहे हो बैठा के, वो वो दिखाता है कि कितने बच्चे में एंथू है, वो कितना पढ़ना चाहते हैं उसे। और मेरे हिसाब से अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस भी है। टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स में अभी तक नहीं है। हाँ, वो आईआईटी के बाहर बोल सकते हैं कि टायर 3, तो टायर 1 में भी आईआईटी के बाहर वो नहीं है। मतलब वो, और अभी वो बहुत बेबी स्टेज में, बहुत अभी शुरू ही हुआ है। जैसे जिनको जिनको लग रहा है कि एआई एंड एमएल विल डाई आउट आफ्टर सम टाइम, मेनी स्टूडेंट्स विल थिंक कि जैसे जो होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब्स कभी खत्म नहीं होंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब्स परमानेंट है। एंड यू विल नो कि अभी अर्जेंटीना ने अपने 20% वर्कफोर्स जो है वो अगले 3 साल में कम करना चाह रहे हैं, करने का बात बोले हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट लॉन्गर दैट मच सेफर, राइट। आपको देखना पड़ेगा, एक कंपनी करे, एक कंट्री करेगी और बाकी कंट्रीज उसको फॉलो करेगी ऑन दैट इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी जो विवेक रामास्वामी जो वहां पे प्रेसिडेंशियल लड़ रहे हैं यूएसए में, उन्होंने भी बोला है कि अराउंड 30% वर्कफोर्स वो गवर्नमेंट की खत्म कर देंगे। सिमिलर थिंग्स विल हैपन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो और अभी एआईएमएल शुरू ही हो रहा है, और मैं मीन्स आई कैन गारंटी ऑन दैट कि एआईएमएल विल बी मतलब ऑन द रूफ फ्रॉम हियर ओनली।
वो कभी डाई आउट होने वाला नहीं है। बहुत बच्चे को यही डर लग रहा है कि वो डाई आउट हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि कोई गवर्नमेंट जॉब लेके सेफ हो जाओ। पर वो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी शुरू हो रहा है। 2 years, 3 years from now, it will be, I guess, implementation will be on everything. एवरी ब्रांच। हाँ, every branch, everything, it will be right and left around you. जैसे पीपल वो इतनी तेजी से आता है कि आपको अचानक से समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। जैसे मीन्स वी वर वर्किंग ऑन एनएलपी फॉर अराउंड 10 years, राइट? एंड अचानक से चैट जीपीटी आया और सब कुछ खत्म कर दिया। उसके पहले nobody knows about the previous all the NLP projects, natural language processing, for the persons who don't know, पर जैसे ही चैट जीपीटी आया, इट्स लाइक मैजिक, राइट? एआई के कोई भी टूल्स आते हैं, इट्स सिंपली लाइक मैजिक, डीप और फेक। सारी चीज़ों को इरेलेवेंट बना देते हैं अचानक से। हाँ, जैसे अचानक से। मल्टीपल क्रिएटिविटी के जो भी जॉब्स थे इरेलेवेंट बन गए। कंटेंट बनाना है, चैट जीपीटी से पूछो। अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए, चैट जीपीटी से पूछो। चैट जीपीटी में इतना सारा डेटा है अलग अलग फील्ड का, वो इटसेल्फ बताता है कि एआई हर फील्ड में पेनिट्रेट हो रहा है। सब फील्ड में, मतलब आप देख रहे हो कि रोड पे इतने कार्स चल रहे हैं, राइट? एक बार ऑटो पायलट अच्छा हो गया, अभी वो वर्जन 4 पे है, वर्जन 5 इज लाइक, पता नहीं, जब भी अचानक से वो होता है। ये सबसे अच्छी बात है एआई की, या बुरी बात है मान लो कि वो आप बोलते रहो। हाँ, तो वो मतलब एआई एमएल की सबसे अच्छी बात या खराब बात आप बोल सकते हो कि वो अचानक से आता है। पीपल विल सी कि वो, जैसे बाकी जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुई थी या फिर जैसे कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो आराम से आता है, मतलब आपको दिखेगा वो आते हुए। इंटरनेट इवोल्यूशन भी आराम से दिखा होता, पर ये मशीन लर्निंग के इन्फॉर्मेशन है, वो अचानक से आता है, सब कुछ खत्म कर देता है, बाकी सबको खत्म कर देता है। आई मीन टू से कि जैसे चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे एनएलपी के प्रोजेक्ट्स थे, राइट? पर चैट जीपीटी को सब जानता है, उसके अलावा गूगल के प्रोजेक्ट्स कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। दैट मच एम्फसाइज कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज कितना है एआई और एमएल में। मतलब विनर गेट्स एवरीथिंग एंड सेकंड रनर अप विल आल्सो नॉट गेट एनीथिंग, राइट? कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगा। कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो एंड आप सोच लो कि एक बार कोई ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर बना दिया, तो हार्डवेयर विल, इट्स जस्ट कैमरास, 5 कैमरास, यू कैन बाय इट फॉर 1000 रुपीज, राइट? और उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर बनाया, इट विल गेट एवरीथिंग। और सारे कार फिर ऑटो पायलट पे चलने लगे, तो ड्राइवर्स विल बिकम इररिलेवेंट। और वो कंप्यूटर विजन की हेल्प से करने की कोशिश चल रही है, राइट? कंप्यूटर विजन इज ओनली थिंग, मतलब कैमराज इज कंप्यूटर विजन। So computer vision will overtake everything in the AI domain. NLP will take everything in text domain. तो आप देखोगे कि over the time, around 5 to 10 years, means everything, right and left, you will use AI for doing things. So that much it's going to happen. मतलब many intellectuals and peoples are actually fearing कि it will not, मतलब human का relevancy कम हो जाएगा। So आप देखो कि जैसे जो और ये शायद से हम देख नहीं सकते अभी, राइट? मतलब मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ छोटे छोटे, जो कि हो चुका है। जैसे एलिवेटर्स थे, राइट? लिफ्ट्स थे, पहले एलिवेटर के ऑपरेटर्स होते थे, राइट? नो, अन एलिवेटर के पहले जब वो ट्रांजिशन फेज में था, तो एलिवेटर के ऑपरेटर्स भी होते थे और साथ में बटन्स भी होते थे, तो वहां पे वो थोड़ा सा क्लमजी हो गया था, तो लोगों के एक्सीडेंट्स बढ़ गए थे। पर एक बार जब बटन्स ने ओवरटेक कर लिया पूरी तरीके से, तो राइट नाउ लिफ्ट्स आर मच सेफर देन पीपल। मतलब जब एलिवेटर ऑपरेटर थे, उससे ज्यादा भी सेफर हो गया है। तो सेम यू कैन पुट हेयर ऑल्सो एआई में। एआई नहीं था तो चीजें सेफ थी, कार लोग चलाते थे, सेफ था। अभी वो ट्रांजिशन फेज में, अभी ड्राइवर असिस्टेड बाय एआई है, भी एक्सीडेंट्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे, पर एक बार प्रॉपरली एआई टेक ओवर कर लेगा, तो ड्राइवर्स विल बिकम इररिलेवेंट। फिर अभी कोई सोचता भी नहीं है कि लिफ्ट में एक एलिवेटर ऑपरेटर रखो, दैट जस्ट बिकम रिडंडेंट। मतलब मेनी ऑफ द किड्स इवन डोंट नो कि एलिवेटर ऑपरेटर होते भी थे। पीपल विल 10 years 20 years मुझे from पता now, है हाँ, क्योंकि हैदराबाद की एक बिल्डिंग में थे। तो 10 years 20 years now, people, मतलब our kids even don't want to learn how to drive, and they don't need to, frankly। यदि वो उनको भी जरूरत पड़ रही है कार ड्राइव करने का, इसका मतलब है कि हम लोग ने अपना अच्छा काम नहीं किया है, राइट? हाँ हाँ। मतलब हम लोग को और एफिशिएंट होना चाहिए था, ताकि उन लोगों को कभी जरूरत ना पड़े कार ड्राइव करने की। तो ये आप बताना चाहते हो एआई और एमएल के बारे में। तो मेरे हिसाब से इतना डराना काफ़ी है लोगों को जो नहीं प्रिपेयर कर रहे अभी भी डेटा साइंस एआई की तरफ। Right. मैं चाहता हूँ कि अब आप अपना पीएसयूज़ के बारे में डिस्कशन करो, और स्पेसिफिकली उसमें मैं चाहता हूँ कि आप इसरो के बारे में बताओ, क्योंकि इसरो
एक बहुत ही सबका फेवरेट है मेरे हिसाब से, कि हर कोई इसरो में जाके काम करना चाहता है। और बहुत सारे हाल ही में उन्होंने मिशंस भी लॉन्च किए हैं जो पूरे इंडिया को प्राउड फील कराते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसरो पे फोकस करके किस तरह का उनका प्रोसेस होता है। राइट। पीएसयू ओवरऑल बहुत अच्छा है। मतलब उनके मॉनेटरी स्टैंड पॉइंट्स दीज डेज आर वेरी फेनोमिनल। आप गेट के एग्जाम्स को, मतलब मैं अभी तक प्रतिभा से बस एमटेक के प्रोफाइल में बात कर रहा था, पर मैंने सारे पीएसयूज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओएनजीसी हो गया, इसरो हो गया, सेल हो गया, नालको हो गया, उन सबको क्रैक किया है। एंड आई रियली वांट टू पॉइंट आउट और टू ब्रीफली ओएनजीसी और सिरो। ओएनजीसी, आई विल टॉक वेरी ब्रीफली। क्यों? क्योंकि ओएनजीसी इज लाइक ड्रीम फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स गेट अपीयर एस्पिरेंट, क्योंकि उनके सीट्स बहुत कम होते हैं, 5 या 6 सीट्स आते हैं। ऐसा क्यों है कि सबका ड्रीम है? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मैं पीओएस के बारे में बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि ओके। मतलब ड्रीम ऐसा होता है कि जो कि जिसके भी सीट्स बहुत कम होते हैं, तो दो सीट आर वेरी प्रेस्टिजियस, राइट? और जैसे बाकी पीएसयूज के जो सीटीसी होते हैं वो अराउंड 12 ऊपर नीचे होते हैं, 10 to 12 होते हैं। ओएनजीसी विल गिव यू सीटीसी ऑफ 24 लाख पर एनम, सो दैट्स लाइक अ बिग जंप। और एट द सेम टाइम वो सीट्स बहुत कम रहते हैं, तो इवन द क्रीम ऑफ द क्रीमेस्ट ऑफ द गेट विल नॉट गेटिंग टू क्वालिफाई। जैसे मैंने जब ओएनजीसी का जब भरा था, तो अराउंड बस 6 सीटें थी। तो बस 6 सीटें इज लाइक यू हैव टू, मतलब लक भी एकदम एंजल वाला होना पड़ेगा, तभी 6 सीट्स इन ऑल ओवर इंडिया इज लाइक लक ऑफ एन एंजल। तो उसके बाद में भी उसको छोड़ना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इवन रैंक 1 विल डोंट नो कि उसको भी वो सीट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो रैंक 1 होते हैं वो भी सब कुछ छोड़ के वहीं से चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पर आ जाते हैं। हाँ, फिर छोड़ के आ जाते हैं। पीएसयूज आर टिपिकली दैट, राइट? पीएसयूज आर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएनजीसी ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं, पीएसयू मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1-2 देखे हैं ना, राइट? वो आ जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे में वीएलएस साइकिल है। हाँ, क्योंकि वही है ना कि हम लोग का कोर वो नहीं है, राइट? ओएनजीसी आपको पैसे तो खूब दे देगा, पर वो जो होता है कि इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट, वो वहाँ पे ऑयल मेकिंग कंपनी है, आपको वो सर्किट बनाने के लिए रखेंगे, वो भी जरूरत नहीं है 90%, तो आप वहाँ पे बोर हो जाओगे। मेरे दोस्त हैं, वो मोर और लेस बोर हो रहा है, तो वो हो जाता है। मतलब मनी इज नॉट एवरीथिंग, राइट? तो वो ओएनजीसी का पार्ट हो गया। इसरो, इसरो इज, मैंने बोला कि 2 पीएसयूज हैं जो कि लेफ्ट अपार्ट होते हैं, मतलब बहुत प्रेस्टिजियस है, ओएनजीसी एंड इसरो फॉर अस। फॉर मी इसरो। हाँ, फॉर यू इसरो। हाँ। पीपल हैव प्रायोरिटीज। इसरो इज लाइक, इसरो इज ड्रीम फॉर ऑल द इंटेलेक्चुअल क्रेविंग पीपल कि रिसर्च करना है, दैट्स लाइक ड्रीम ऑफ एवरीथिंग। एंड हैज टू बी, मतलब इसरो इज इंस्टीट्यूट लाइक दैट। 2022 के ग्रेजुएट्स के लिए इसरो ने थ्रू गेट लिए थे। दैट्स व्हाई आई सेड कि एम्फसाइज बहुत ज्यादा गेट को दो, क्योंकि गेट इज अ रियली गेट फॉर एवरीथिंग। इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो सब्जेक्ट्स की है, गेट बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट करता है। हाँ, बहुत। इट्स नॉट एक्चुअली इंजीनियरिंग टेस्ट, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, हाँ। राइट? तो दैट्स, यू कैन से कि वो नाम में भी एप्टीट्यूड लिख रहे हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे से टेस्ट करता है। तो एंड इट्स रियली फिनोमिनल फॉर द किड्स कमिंग आउट ऑफ जस्ट कॉलेज। मतलब उनका उस समय में एप्टीट्यूड डेवलप करने की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और उसको वहां से पकड़ लिए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और वो बहुत अच्छा है गेट। तो इसरो गेट के थ्रू लिया था, एंड वी वेंट टू, मीन्स आई वेंट टू इसरो बैंगलोर हेडक्वार्टर फॉर इंटरव्यू, एंड इट वाज वेरी नाइस बेंच। मतलब इट वाज, वो आपके इंटेलेक्ट को लिमिट तक टेस्ट करते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ ओवल बेंच एंड 9 to 10 scientists sitting just above, means in front of you, and you will sit, and the chairman starts asking me questions, and he started some normal informal questions that everyone ask, कि कहाँ से हैं, कैसे हुआ यहाँ आना, कैसे हुआ, हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट। उसके बाद ही स्टार्टेड फ्रॉम हैव यू डन नेटवर्क। ब्रेकफास्ट ही पूछ लिया? हाँ, हैव यू डन ब्रेकफास्ट ही पूछा था? हाँ, हैव यू डन ब्रेकफास्ट सुबह सुबह। तो उनके वो आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी देते हैं सुबह सुबह, अच्छे से, ठीक है। अच्छे से ब्रेकफास्ट देते हैं। तो वो वहां से शुरू हुआ, और वो, एंड
For PSU, I forgot to tell, you have to prepare 4 subjects very well. क्योंकि आप कोई भी PSU में जाओगे, वो आपको पूछेंगे कि नेम 3 और 4 सब्जेक्ट्स दैट आर यू कंफर्टेबल विथ, और वो 4 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि वो आप बोल रहे हो, राइट, कि आप बोल रहे हो कि ये 4 सब्जेक्ट्स मुझे अच्छा आता है, फिर आप उसी में गलत कर रहे हो तो फिर गलत है। तो और एक है कि PSU में कभी भी ब्लफ नहीं करना होता है, बिकॉज दे डोंट वांट योर एडमिन वर्क। जैसे ESE, आई एम एन IAS ऑफिसर, तो आई एम इन ESE, दे वांट योर एडमिन आल्सो टू बी स्ट्रांग। PSU डोंट वांट योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट टू बी स्ट्रांग। आपको बस वहां रिसर्च करना है, बस वहां पे आपको आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा, तो योर सब्जेक्ट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। तो वो 4 सब्जेक्ट्स लेंगे, और वहां पे आप ब्लफ नहीं कर सकते, वहां पे आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वहां पे आपको, आप जैसे ही ब्लफ करना चाहोगे वो आपको और उधर ही ले जाएंगे। आपकी जो अच्छी वाली साइड्स थे जिसमें आप, मतलब वो बताएंगे नहीं कि आप वहां पे गलत हो, वो टेस्ट करेंगे कि ये लड़का कितना झूठ बोल हाँ सकता है। कितना झूठ बोल सकता है या फिर कितना ब्लफ कर सकता है। वो बल्कि आपको प्रोत्साहित करेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, ओ हाँ इसलिए तो ऐसा होता है ना, बोला हाँ हाँ इसलिए ऐसा होता है। तो आपको इंटरव्यू में लगेगा कि अरे बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, बाहर निकल गया, लिस्ट में नाम नहीं आई, तो वो वहां पे होता है। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि क्या मुझे आता है क्या नहीं आता है। ये मेरे हिसाब से जो आप टिप दे रहे हो, ये सारे इंटरव्यूज़ के लिए। हाँ, सारे इंटरव्यूज के लिए वो काम हाँ, करते हैं। इंटरव्यूज में मुझे नहीं लगता कि ब्लफ करना इजी होता है, वो अच्छा होता है। यूपीएससी के इंटरव्यूज में भी, जैसे मैं यूपीएससी की एग्जांपल ले लूं, तो वहां पे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं, राइट, 70 ईयर्स, 20 ईयर्स ऑफ स्टडी और फिर 50 ईयर्स ऑफ सर्विस, 50 ईयर्स इंटू 5 ऑफ देम, 250 ईयर्स ऑफ इन ऑल अक्रॉस इंडिया एक्सपीरियंस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और आप 20 साल के बच्चे हो, आप समझ रहे हो कि उनको गधे बना देंगे। मतलब दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव, तो वो बिल्कुल ही वहां पे मत करिएगा, मतलब दैट विल गोना बैकफायर ऑन यू। तो सेम विद द PSU, आप 4 सब्जेक्ट्स लीजिए, उसके अच्छे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितना हो सकता है बुक्स उठाइए, गो रियली डीप इनटू दोस 4 टॉपिक्स, यूज बुक्स, नॉट कोचिंग मटेरियल्स और एनीथिंग, यूज बुक्स, रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स, एंड गो रियली डीप इनटू इट। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे अब से बुक पढ़िए। बोलो कि लोग आपके हैंड रिटन नोट्स मांगना चालू कर देंगे। हैंड रिटन नोट्स हैज टू बी कस्टमाइज्ड, आप हाँ आपके खुद के होने चाहिए। हाँ, मतलब अगर आपने हैंड रिटन नोट्स गेट के लिए बनाए थे, अच्छे हैं, पर अब मेरे हिसाब से उसके और एडवांस बनाने पड़ेगा आपको, उन सारे टॉपिक्स को थोड़ा और डेप्थ में टच करना पड़ेगा। जो भी गेट एग्जाम, मेरे हिसाब से गेट एग्जाम भी जो टॉपिक्स टच करते हैं ना सारे सब्जेक्ट्स में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही टच करते हैं। तो वो टॉपिक्स भी, अगर वही स्पेसिफिक टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन्हें भी अगर आप डेप्थ में टच करने की कोशिश करोगे, तो भी आप एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो बोल सकते हैं। हाँ, मतलब आप जब बुक्स उठाओगे तो वो बुक्स बहुत मोटे होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 महीने में कैसे कंप्लीट करना है। तो देयर द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम इन। आप आप देखोगे कि गेट में भी रिपीट होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट से आपको वो बुक शुरू करनी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बुक खत्म कैसे करनी है। जैसे मैं अभी भी वो बोलता हूँ सबको, जैसे अपने जूनियर्स को बोलता हूँ, तो वो बोलते हैं भैया 3 महीने, ये 5 सब्जेक्ट बुक्स आपने बोल दिए इतने मोटे मोटे, ये कैसे खत्म होंगे। तो मैं उनको फिर वही बोलता हूँ कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस वो वहां पे नहीं करवाएंगे, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स करने हैं। थ्योरी वाले जो पार्ट है, थियरी। प्रीफेस वाले पार्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट वाले पार्ट है, उसको अच्छे से पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मत करो, उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहां पे चेक करेंगे। तो इसरो में भी वैसे ही होता है कि आपको वो शुरू करेंगे, जैसे आप सब्जेक्ट्स लिख दिए, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, डिजिटल, जो इजी इजी सब्जेक्ट होते हैं वो सब चूज करते हैं। कोई EMT नहीं चूज करता वहाँ, नहीं नहीं, EMT सेफ ही नहीं है, तो छोड़ दो। और EDC, EMT में तो उनका कमांड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ उन बहुत अच्छा, इसीलिए तो। और मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको जो अच्छा आ रहा है, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको EMT अच्छा आता था, पर डिपेंड करता है कि उनको तुमसे भी अच्छा आता है, तो वो तुम्हें छोड़ देंगे नहीं वहां पे। बेटर है कि उनको बताओ ही मत। देखो कि जैसे मतलब व्हेन यू गो ऑन अ वॉर, यू हैव टू रीड द एनिमी साइड आल्सो, राइट, वेरी क्लियरली। जैसे आप जब जा रहे हो तो उनको वहां मत दो जहां पे उनकी एक्सपर्टीज है, आपको हमेशा अपने प्लेइंग फील्ड पे उनको बुलाओ, उनको अपने प्लेइंग फील्ड से जितना दूर हो सकते हैं वहां लेके जाओ। जैसे आप उनको नेटवर्क ले जाओ, क्योंकि नेटवर्क आपका अच्छा है, उनका 20 साल पहले छूट चुका है, तो वहां पे आप उनसे जीत सकते हो। आप EMT आपका अच्छा है, आप ईगो पे लेके वहां चले गए, उनको EMT बहुत अच्छा आता है, तो वो आपको कहीं भी ले जाएंगे। और आपका तो ईगो था ना वहां पे, आप ईगो के चक्कर में बोल दिए कि आप मेरा EMT अच्छा है, फिर वो वहां पे टेस्ट करेंगे कि आपकी EMT कितनी अच्छी है, वो छोड़ेंगे ही नहीं फिर। तो मैंने नेटवर्क के एकदम बेसिक से शुरू किया, वो LC सर्किट ट्रांजिएंट से शुरू की,
और वहां से वो ईएमटी के कॉन्सेप्ट, डिजिटल के कॉन्सेप्ट सब लगा के, तो उस लेवल पे आपको वो फिर फ्यूज करने लगेंगे चारों सब्जेक्ट्स को। और वो अराउंड 1 घंटे तक इंटरव्यू चला था। और मतलब बीच में वो आपको लेके जाएंगे और एक डेप्थ पे आपको बोलना होता है कि सर दैट फार आई कैन नो। उसके बाद अब बस हो गया। हाँ, इफ यू वांट आई कैन डू इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब कि मैं अभी डेवलप करके अभी इंप्लीमेंट करूंगा, नहीं तो सर इसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो दे विल इधर मूव ऑन और इधर से कि अच्छा बताओ, बताओ कि क्या, हेल्प करेंगे हाँ तुम्हें। हेल्प करेंगे कि बताओ ये कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हाँ, दैट मच दे कैन डू। उस पर आपको रुकना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुकना होता है। आपको कुछ भी ऐसा उन्हें स्टूपिड समझ के कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ के वहाँ बना के कुछ तो ऐसा नहीं बताना है। अगर आप क्लियर हो, आपके रीजनिंग क्लियर है, तभी बताना है, नहीं तो आपको बताना होगा। राइट। और इंटरव्यू में बच्चे सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं, उनको एक टाइम के बाद लगने लगता है कि मैं इंटरव्यूअर को मूर्ख बना रहा हूँ अभी। मतलब ये समझ रहे हैं अब मैं इंटरव्यू चला रहा हूँ। इंटरव्यू आप चला ही नहीं सकते, आप बस अपने प्लेइंग फील्ड पे उनको खेलने दे सकते हो। वहां पे प्रॉपर गेम होता है। आप जहां सोचने लगे ना कि हम डोमिनेट करने लगे इंटरव्यू, वो वहीं पे आप इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे। वो आप बस कर सकते हो कि उसको अपने प्लेग्राउंड पे लाके इक्वल गेम खेल सकते हो। वो जो बता रहे हैं आप बता रहे हो, वो बता रहे पूछ रहे हैं आप बताते जा रहे हो। दैट इज द बेस्ट इंटरव्यू विल गो। जहां आपको लगने लगा कि मैं इनको अब चला ले रहा हूँ या फिर मैं उनको मूर्ख बना ले रहा हूँ, मतलब और वो पकड़ लेते हैं। बिकॉज आई सेड राइट कि वो 250 ईयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, एंड यू आर मतलब जस्ट स्टडीड फॉर 20 ईयर्स, दैट इंक्लूडिंग योर इन्फेंट ऑल्सो। तो यू विल नॉट एबल टू फूल देम। तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए। मतलब जहां तक आपको आता है बोलिए। और दे अप्रिशिएट ऑनेस्टी ऑल्सो, because all that matters is honesty. Because in rockets, in ISRO, in researches, in rockets, people lives are at stake. So they want कि 40 सेकेंड, they if you want if you have seen the lift off of the rockets, 40 सेकेंड्स के बिफोर एक हॉल्ट आता है जहां पे सारे सिस्टम्स को फिर से चेक किया जाता है, इंक्लूडिंग द थ्रस्टर्स, इंक्लूडिंग द वाटर इंजेक्ट्स, कि फिर से सब कुछ सही चल रहा है। वहां पे एक हॉल्ट आता है, फिर वो चालू होता है। तो दैट मच ट्रस्ट यू हैव टू बिल्ड। और वहां पे वो बिल्कुल एक ऐसे साइंटिस्ट को नहीं लाएंगे जो ब्लफ करता है, जो कि मतलब रॉकेट उड़ रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे ग्लिच हो सकता है और वो बोल दिया कि नहीं सर पास। राइट। वो और मतलब पीपल डोंट चेंज, पीपल बिहेवियर डोंट चेंज, सो दे हाँ। डोंट वांट दैट। तो इसरो का तो वैसा हुआ था, एंड मतलब हैप्पीली आई वाज बीन थ्रू। तो दैट्स अ ट्रू स्टोरी। आई मतलब आई मीन टू से ओएनजीसी मेरे लिए काफी फन था, क्योंकि मेरा एक सप्ताह पहले ही इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ था। बट ओएनजीसी इज ऑलवेज बीन माई ड्रीम। नहीं, ओएनजीसी मेरे हिसाब से बहुत लोग का ड्रीम भी होगा। कैसा है कि मैं पीएसयूज़ के एक्चुअली वीडियोज़ ही नहीं बनाता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मतलब हर चैनल का एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे चैनल पे मैं एमटेक के लिए लोगों को मोटिवेट करूँगा कि मास्टर्स के लिए जाओ। कि मैं स्पेसिफिकली ऐसा सोचता हूँ कि मास्टर्स अभी के टाइम पे स्पेसिफिकली जैसे रिसीजन चल रहा है, रेसिजन टाइम पे हमें सबसे बेस्ट अगर कुछ हो सकता है तो 2 साल मास्टर्स करना सबसे बेस्ट हो सकता है। इवन कंपनीज फिगर आउट कर रही होगी कि उन्हें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। अभी के टाइम पे तो एक्चुअली कंपनीज फिगर आउट कर रही है कि उन्हें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो राइट। खुद सोच रहे हैं। तो मास्टर्स सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का। इसलिए मैं बाकी सारे पीएसयूज़ में नहीं इतना ध्यान दे रहा हूँ। मैं इसरो, बार्क, डीआरडीओ, ये कैसे है कि यहाँ पे एक्चुअली टेक्निकल जो भी आपके नॉलेज है सब्जेक्ट्स है गेट एग्ज़ाम के, वही आपके यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि एक डीआरडीओ का एक स्टूडेंट था मेरा जिसे मैं गाइड कर रहा था, उसने डीआरडीओ का पोजीशन क्रैक किया। उसका गेट स्कोर रैंक इतना बेहतरीन नहीं था, पर उसने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे किए थे। इसरो में उसने इंटर्नशिप भी किया था कुछ। तो प्रोजेक्ट्स करने पे भी वो रेज्यूमे, जैसे वो इंटरव्यू के टाइम डीआरडीओ में आपके बैकग्राउंड में आपका रेज्यूमे लगाया हुआ होता है, और वो रेज्यूमे में देख देख के आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो मतलब मैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादातर इंटरेस्टेड हूँ अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि मैं ओएनजीसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से आप में से बहुत लोग चाहते होंगे, और मेरे हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। पर मेरे हिसाब से सेम सेम मतलब हाँ। इवन मैं आप कंपेयर कर रहे थे ना कि डीआरडीओ और मास्टर्स। मैं इफ यू वांट माय पर्सनल सजेशंस आल्सो कि डी मतलब आई विल पुट मास्टर्स अबव डीआरडीओ आल्सो।
because when you go in a government hierarchy, sometimes you're not that much, you're too much constrained around the ropes, right? And masters will give you a lot of freedom to do what you want. These things give you freedom. जहां पे भी वो गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट आने लगते हैं, तो यू विल नो कि जैसे डीआरडीओ, व्हाट यू दे पुट यू इन द प्रोजेक्ट्स, राइट? दे पुट यू इन द प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट्स में आपको 3 साल 4 साल काम करने पड़ेंगे. तो इफ योर प्रोजेक्ट्स इज गुड, देन इट्स वेल एंड फाइन. मतलब आदि बहुत से प्रोजेक्ट्स में आपको मिल गया तो बहुत अच्छा है. पर इफ यू आर इन अ बैड प्रोजेक्ट, योर 5 year of the life will be ruined. The people leave DRDO and ISRO are leaving because of that reason only. I have friends in there, and if some of the friends are in very good projects, they are working under very good scientists, E&D, and वो कभी DRDO नहीं छोड़ना चाहते. एंड कुछ दोस्त हैं, उनको गलत प्रोजेक्ट्स में डाल दिया है जहां पे उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर इट. वो आपको असाइन करते हैं, आपसे प्रेफरेंस भी नहीं पूछते. तो देन इट विल बिकम योर सफरिंग. और मास्टर्स में यू विल हैव द फ्रीडम कि आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं 2 साल के लिए. 2 साल के लिए, और करियर का पाथ चूज कर सकते हैं उसके बेसिस पे. और नोबडी विल असाइन यू एनीथिंग, नॉट इवन अ सब्जेक्ट. दैट व्हाई आई सेड, राइट, कि आपको पूरा फ्रीडम होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं. इवन मैं ये देखा हूँ कि लोग मास्टर्स में जाना इसलिए बताना चाहते हैं. जैसे मैं जब था, मुझे एक जन ये बताया था कि आप किसी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में PSU में जॉब के लिए जाते हो, और अगर आप किसी IIT में जाते हो और किसी स्टार्टअप का पार्ट बनते हो, भले आपका वो परसेंटेज फॉर एग्जांपल 10% है उस स्टार्टअप में, और आगे जाके वो स्टार्टअप अगर बूम पकड़ता है एक्चुअल में, वो 10% का जो गेम होगा वो कभी भी वो PSU नहीं आपको उतना एडवांटेज दे पाएगा. तो कैसा है कि जो IITs में जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन है, जो स्किल्स लोग सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें का आप छोटा भी पार्ट अपने पास रख सकते हो किसी भी स्टार्टअप का, किसी कंपनी का, तो उसकी जो वैल्यू है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी PSU से काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे हो सकती है. अगर आप सिर्फ फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो कि मैं पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो, तो पैसे कमाने का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स if में you ही है. read any of the money related books, that also say the same thing. You can't get rich by salaries. You get rich by stakes in the companies, share in the companies, right? क्योंकि salaries are meant to be Fixed. enslave, और वो जो stakes होते हैं, और वहां पे आपको responsibility मिलती है. When you get सैलरी आपको दी जा रही है आपको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है. मतलब जस्ट टू नॉट लूज यू, वो इतना ही देंगे. बट जो स्टेक्स होते हैं वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि 10% कंपनी में मेरा स्टेक है, मतलब कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी 10% की है. 1/10 आई एम द ओनर. तो यू विल गिव योर ब्लड एंड सोल टू दैट कंपनी, और कंपनीज वैसी बड़ी बनती हैं. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दोज टू. एंड जब आप मास्टर्स करते हो तो आपको वो सब करने को मिलता है. PSU में यू इवन डोंट नो कि वेर योर चिप्स आर गोइंग. मतलब आपने चिप बना दिया, वो कहाँ फैब्रिकेट हो रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है, यू विल नॉट नो एनीथिंग. यू विल जस्ट नो कि ये डेस्क है, वहां से चिप आया. यू विल हैव टू इधर चेक और यू हैव टू इधर फैब्रिकेट. जो आपने पॉइंट बोला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसा है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जहाँ पे हर सेक्टर अलग अलग डिवीजन में डिवाइडेड है, तो आप एक स्पेसिफिक सेक्टर का जाके स्किल्स गैदर करते हो. पर अगर आप एक स्टार्टअप में काम करते हो, क्योंकि वो स्टार्टअप है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. कुछ लोग मिलके सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं. जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, जो स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो, वो ओवरऑल डेवलप कर रहे हो. तो वो जो है ना, वो आपको कभी भी पैसे कमाने का तो आपका डाउट नहीं रहेगा आपके जीवन में कि आप पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपने एक कंपनी कैसे पैसे कमाती है वो आपने समझ लिया है. जो मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज कभी नहीं समझ पाते अपने लाइफ में, इसलिए उन्हें जॉब का खोने का डर होता है. और एक बार वो हो गया तो यू विल नो एवरीथिंग. यू विल नो एवरीथिंग. और कंपनी स्टार्टअप में तो यही टिपिकली होता है. मतलब आपने तो मतलब वी बोथ आर फ्रॉम IIT बॉम्बे, सो वी कैन कोरिलेटेड इट कि जैसे जब प्रोजेक्ट्स होते थे तो उसका बैक एंड भी खुद देखना पड़ता था, फ्रंट एंड भी खुद देखना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन भी खुद देखना पड़ रहा है, उसके मतलब रिसर्च का पेपर पब्लिश करना है तो उसके रिव्यूज भी खुद करने पड़ रहे हैं. तो दैट्स लाइक अ टिपिकल स्टार्टअप.
आपको सब कुछ खुद देखना, फाइनेंसेस भी खुद देखना पड़ रहा है, प्रोफेसर से अप्रूवल भी थे तो खुद करना पड़ रहा है। दैट्स लाइक अ स्टार्टअप। मतलब आई डोंट नो अबाउट एवरीवन बट रियल इंजीनियर्स इज क्रेव दैट, कि और ज्यादा काम दो, मतलब दैट्स व्हाट वी और मेरे क्रेव। हिसाब से और डाइवर्स काम करो मेरे हिसाब हाँ, से। और डाइवर्स काम करो, मतलब अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर करो। या हाँ, यू से समथिंग। सही है। मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं वीडियो, हाँ, अंकित, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। अभी इतना लोग देखेंगे कि नहीं, सबसे पहले ये हमें चेक करना पड़ेगा। और अंकित ने अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी लगाई थी कि वो आईआईटी बॉम्बे आ चुका है आईडी कार्ड के साथ। तभी मैंने उन्हें मैसेज किया कि हम वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हमने इससे भी पहले एक वीडियो बनाया है, हाँ, पहले बनाया है, पर उसमें मेरा ऑडियो आया ही नहीं था अच्छे से, इसलिए हमें वो कभी वीडियो पब्लिश ही नहीं कर पाए। और वो मेरे हिसाब से सेटअप भी इतना खास नहीं था, हम एक बेटर सेटअप में अभी एक वीडियो बना पाए, राइट। तो अच्छे के लिए हुआ था। तो अंकित, अभी टाइम कितना हुआ है? इट्स ऑलमोस्ट 2 इन द नाइट। हाँ, तो अभी 2 बज रहा है और रात के 2 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आप अगर सोच रहे हो कि मैं इतना सीरियस क्यों नहीं था, इसमें मैं थोड़ा फन क्यों कर रहा था, क्योंकि नींद भी नहीं आना चाहिए, हम रात के 2 बजे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अंकित। At the end, I just want to say कि means do what you love or love what you do. That's like classic. सच में नींद आ रही है। And I want to thank my brother all along the way. He is my blood and spine all during the journey, and all my friends and my parents. That's all. Thank you. तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।